है कैमरा। ये लास्ट क्लास ना पेपर अधूरा रह गया था, वो बंद हो गया था वीडियो किसी कारण से, समझे। तो हम लोग इस पेपर को कंटिन्यू पहले कर लेते हैं। लास्ट जो पेपर देखे थे, ये जो हमारे पास प्री सेमेस्टर 3 का पेपर है जो स्कूल में हुआ है, और इस सेमेस्टर के पेपर में मॉडल पेपर किसी स्कूल के पेपर को सॉल्व करने से पूरा आइडिया होता है कि कैसा फाइनल में पेपर हम लोगों का हो सकता है। बात समझे। हम लोग इसमें स्वेट इक्विटी शेयर्स वाला लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 तक डिस्कस किए थे। 20 नंबर से डिवेंचर का क्वेश्चन स्टार्ट है, दिख रहा है। अब इसके बाद तुमको डिवेंचर और रेशियो का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन भी लोगों को होती है। तो एक बार देख लीजिएगा फटाफट। डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर 20 नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा है ना। डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर, ऑप्शन दिया है कैश, कोलेट्रल सिक्योरिटीज, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऑल ऑफ अबव। तो डिवेंचर एक बार सोच के देखो, हम लोग कैश में भी इशू करते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल इशू। दूसरा एक होता है कोलेट्रल सिक्योरिटीज। कोलेट्रल सिक्योरिटीज में क्या होता है, जैसे ये सुने हो कि हम लोग किसी चीज को बंधक रख के लोन लेते हैं, मॉर्गेज जिसको बोला जाता है, बात समझे। तो वैसे ही लोन लेकर कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू कर देती है उसके बदले। तो उसको हम लोग नाम देते हैं डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज, बात समझे। ये भी होता है। और सी ऑप्शन है कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इस तरीके का तो बहुत सारा सम्स हम लोग किए हैं, जिसमें लिखा रहता था कंपनी एसेट्स खरीदा और बदले में डिवेंचर इशू कर दिया था ना। ये तीनों कैटेगरी से डिवेंचर इशू किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज डैश एसेट। किस तरह का एसेट होता है, ये फिक्टिशियस एसेट होता है, समझे। फिक्टिशियस एसेट्स, ऑप्शन सी है। 22 नंबर देखोगे, ए कंपनी इशूड 1012% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम, 12% स्टैंड्स फॉर। तो डिवेंचर के साथ जो रेट लगा रहता है, उस डिवेंचर के साथ जो परसेंटेज जुड़ा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। ऑप्शन सी है इसमें, उसी रेट से इंटरेस्ट डिवेंचर के ऊपर दिया जाता है। और अगर मान लो वो प्रेफरेंस शेयर्स के साथ जुड़ा रहेगा, एक मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि रेट है प्रेफरेंस शेयर के साथ जुड़ा हुआ, तो वो होता है रेट ऑफ डिविडेंड, समझे। डिवेंचर के साथ है तो बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और प्रेफरेंस शेयर्स के साथ है तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, विष्णु लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹99,000 फ्रॉम अनदर कंपनी. It was agreed that purchase consideration will be paid by issuing 11% डिवेंचर of 100 each at a premium of 10%. अभी जो मैं बोल रहा था ना, डिवेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि एसेट खरीद ली और डिवेंचर इशू कर दिए, ठीक वही वाला क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे दिया गया है। दिख रहा है कि हम लोगों ने 99,000 का 99,000 का मशीनरी खरीदा है, और जो पेमेंट करना था परचेज कंसिडरेशन, उसके लिए कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है। 100 रुपए का डिवेंचर है एक, और 10% प्रीमियम में इशू कर रही है। तो बोला गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड बाय विष्णु लिमिटेड, ठीक है। वो मेंबर वर्ड लिख दिया है, मेंबर नहीं होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड बाय विष्णु लिमिटेड। यहाँ देखो एक बार, इसका कुछ सिंपल सा कैलकुलेशन बताया गया था जब सम्स कराया गया था, कि नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड जो निकाला जाता है ना, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, उसका सिंपल तरीका लोगे, परचेस कंसिडरेशन माने जितना पेमेंट करना है 99,000 डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर प्रीमियम में इशू होगा तो सुने, फेस वैल्यू कितना है 100, प्रीमियम कितना है 10%, ठीक है। और अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट प्लस के जगह माइनस किया जाता, 99,000 डिवाइडेड बाई 110, एक शून्य कट जाएगा, 11 9 बार में कटेगा, 900 आ रहा है। तो 900 डिवेंचर इसका आंसर होगा। दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा है, बी। फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज टू बी रिटन ऑफ
फ्रॉम, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं, मतलब एडजस्टमेंट उसका कर सकते हैं किसके साथ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के साथ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, बोथ ए एंड बी के साथ, दोनों के साथ एडजस्ट होता है। बात समझे? तो ऑप्शन सी ही इसका होगा, बोथ ए एंड बी, और डी में था नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। फिर द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट इज टर्म्ड एज गुडविल। हम लोग अगर किसी का नेट एसेट जितने का लिए उससे ज्यादा अगर उसको पेमेंट करते हैं, 1 लाख का एसेट खरीदे और 1,20,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पेमेंट तुम किसी को किस चीज के लिए करोगे? उसके वैल्यू के लिए, एक्स्ट्रा वैल्यू के लिए, जिसको हम लोग नाम देंगे गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन था 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस। फिनेंशियल एनालिसिस के क्या क्या लिमिटेशंस हैं? विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जैसे तुम अपने विंडो को सजा के दिखाते हो, वैसे क्या करती है कंपनी जो है अपने बैलेंस शीट को बहुत अच्छे तरीके से शो करती है, जबकि रियलिटी में उतना अच्छा पोजीशन उसका नहीं होता है। लिखा है बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, अपनी चीजों को ज्यादा वैल्यू बना के दिखा दी। लैक ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर रही है, और डी है ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमको लिमिटेशन बताना था, ये तीनों ही लिमिटेशन होता है, तो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ अबव। 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मैच द की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट्स विथ देयर रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स, मतलब मैच द कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। अच्छा यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, इसके ऑप्शन नहीं है नीचे, ऑप्शन आपके पास होंगे, वो पेपर में मिसप्लेस हो गया होगा। बात समझे? तो मैं बता दे रहा हूं कि किसका किससे मैच होगा, हम लोग यहाँ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। आपके फाइनल एग्जाम में तो पेपर में प्रॉपरली आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा। बात समझे? सीखने के लिए देख लीजिए, इसमें से आप बता भी सकते हैं बहुत कुछ। कॉलम ए का फर्स्ट पॉइंट है बैलेंस शीट, तो कॉलम बी में देखो बैलेंस शीट क्या होता है, मेजर्स फिनेंशियल पोजीशन। 1 जो है वो सी के साथ मैच कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, 2 जो है 1 ए के साथ मैच कर रहा है। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बी नंबर पॉइंट देखो, समराइजेस कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के साथ मैच कर रहा है, 3 का बी। और 4 नंबर है फिनेंशियल एनालिसिस, तो डी ही एक ऑप्शन बचा, 4 का डी मैच होगा, जिसमें है इवेल्युएट कंपनीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सही बात है, फिनेंशियल एनालिसिस में हम लोग यही देखते हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हम लोग जो मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व किए हैं ना 3-4, उसमें भी ये क्वेश्चन आया। बहुत क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ मिल जाएगा। सिंपल सा थॉट क्या पता है, कोई स्टूडेंट अगर 10 मॉडल पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो उसको 90% क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा। लेकिन प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि वो क्वेश्चन सेकंड टाइम तुम्हारे पास आए, तुम्हारा दिमाग क्लिक कर जाए कि हाँ इसका यही होगा। बात समझे? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस 29 है, टेंजिबल एसेट्स ऑफ ए कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 4 लाख टू 5 लाख, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंजेस। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। टेंजिबल एसेट 4 लाख से 5 लाख हो गया, कितना बढ़ा? 1 लाख बढ़ा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 29। 1 लाख बढ़ा ना। परसेंटेज चेंजेस निकालने का तरीका होता है, ये आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है। बात समझे? पहले लिखोगे एब्सोल्यूट चेंजेस, माने कितने का चेंज हुआ, 1 लाख का डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट चेंज, मतलब कितने का चेंज हुआ रियल में। 4 लाख से 5 लाख हुआ, 1 लाख का चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई लेते हैं बेस अमाउंट। बेस अमाउंट का मतलब है कितना पहले था, 4 लाख, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। दिख रहा है? 1/4 इंटू 100, यहाँ देखो 5 जीरो तो कट जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या? 1/4 इंटू 100, तो 4 को 100 से काटोगे 25 आएगा।
मतलब 25%। समझे? 25% ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट 30 नंबर देखना, द बेस ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट इज यूजुअली। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें बेस किसको मानते हैं? उसमें सेल्स को बेस माना जाता है। बात समझे? सेल्स को नहीं, सेल्स को हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा में लिखा है रिजर्व फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है। मतलब इसका आंसर बेस माना जाता है किसको? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको सेल्स बोलते हैं। लेकिन मेरे ऑप्शन में रिवेन्यू वर्ड नहीं लिखा है, रिजर्व वर्ड लिखा है, दिख रहा है? रिजर्व फ्रॉम ऑपरेशन। सी है नेट प्रॉफिट और डी है नन ऑफ द एबव, तो मेरा नन ऑफ द एबव होगा। लेकिन वही रिजर्व फ्रॉम ऑपरेशन की जगह अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखता तो हमारा ऑप्शन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला होता। बात समझे? खाली डिस्कशन सुनने से ये बेनिफिट होता है ना कि अगर तुम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो टीचर क्या करेगा, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी तुमको क्या करेगा, एक्सप्लेन करके बताएगा। समझ रहे मेरी बात? और अगर तुम सिर्फ आंसर देख रहे हो और टिक मार ले रहे हो कि ये मेरा ये सही है, ये मेरा ये सही है, तो उसमें क्या है, तुम जिस क्वेश्चन को देख रहे हो सिर्फ उसी पॉइंट पे तुम्हारा बात रहेगा, है ना? अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा बदला जाए, रिजर्व फ्रॉम ऑपरेशन है तो मेरा ऑप्शन डी हो रहा है, नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर रिजर्व पे जगह रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देता तो मेरा ऑप्शन बी हो जाता, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 31 नंबर क्वेश्चन बताना, आइडल लिक्विड रेशियो इज 1:1 होता है, ठीक है? तो ए होगा। अब देखो करंट रेशियो का सिंपल फॉर्मूला आपको बिठाना, ऊपर डैश दे दिया, नीचे करंट लायबिलिटीज, तो ऊपर क्या होगा? करंट एसेट्स, ऑप्शन सी में है। फिर है स्टॉक टर्नओवर 33 नंबर, इफ स्टॉक टर्नओवर इज 5 times व्हाट विल बी द एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड इन डेज फॉर द ईयर 2024? निकाल के देखना होगा। 73। निकाले हो क्या? हाँ, इसके पहले बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। कितना नंबर है ये? 33। एवरेज होल्डिंग पीरियड का सिंपल फॉर्मूला होता है, जो लोग भूल गए होंगे उनको दिखा दे रहे हैं। एवरेज होल्डिंग पीरियड ही पूछा है ना, और डेज में पूछा है, तो इसलिए हम लोग 365 लेते हैं। एवरेज स्टॉक होल्डिंग वही होता है, एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड, है ना? या एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, सेम ही है सब। हम लोग 365 लेंगे और डिवाइडेड बाई करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो से। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो कि कितना दिया है? 5। समझे? मतलब फॉर्मूला होता है, अगर ये मंथ में पूछा होता तो 12 ले लेते ऊपर, 12 डिवाइडेड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो। वीक में पूछा होता तो 52 ले लेते ऊपर, 52, एक साल में 52 वीक होता है, 52 डिवाइडेड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब इसको अगर कैंसिल करें तो 7 और 3, 7 बार में जाएगा 35 और 15 बचेगा, 3 बार में जाएगा 15, तो 73 डेज। लेकिन देखो एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर तुमको लगे कि ये वाला क्वेश्चन तो हम बहुत बार पढ़े हैं, यही ऑप्शन होगा, टिक मार दे, ऐसा नहीं करना। 10 सेकंड टाइम लेके उसको कैलकुलेट कर लेना। क्या पता तुम्हारा दिमाग को लगे, कभी कभी हम लोग ऊपर ऊपर देखते हैं और लगता है हाँ ये यही वाला था, हो सकता है वो कुछ फिगर बदला हो। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर जैसे 5 टाइम्स बोला है, हो सकता है कि हम लोग पढ़े हो 4 टाइम्स हो सकता है हम लोग 5 टाइम्स वाला पढ़ रहे हैं, एग्जाम के पेपर में 6 टाइम्स दे दे, तो कुछ तो चेंजेज होगा। समझ रहे हो मेरी बात? कैलकुलेशन करके ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख, टोटल डेप्ट 5 लाख, करंट लायबिलिटीज है 2 लाख, देन डेप्ट इक्विटी रेशियो विल बी। डेप्ट इक्विटी रेशियो जब पूछा गया तो तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए, डेप्ट बाई इक्विटी। अब डेप्ट सम्स में देखो दिया हुआ है टोटल डेप्ट कितना, 5 लाख, और इक्विटी जो है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। बात समझे? तो इक्विटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला ले लो, 34 है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां देखो बोर्ड पर, कैपिटल
एम्प्लॉयड। का फॉर्मूला होता है डेप्ट प्लस इक्विटी। अब सम्स में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया, 8 लाख, डेप्ट कितना दिया, 5 लाख, और इक्विटी अपने को पता नहीं है। और 8 लाख 5 को उधर ले जाएंगे, माइनस होगा, इक्वल्स टू इक्विटी, मतलब इक्विटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 लाख। 3 लाख इक्विटी आ गया ना। और टोटल डेप्ट सम्स में दिया हुआ है। ये भी थोड़ा वो डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्यों पता है, क्योंकि डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए हम लोग टोटल डेप्ट भी लेते हैं, टोटल डेप्ट बाय इक्विटी, और लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय इक्विटी भी लेते हैं, समझ रहे हो। तो अभी जैसे अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट वाला लेना होगा तो ऑप्शन अलग आएगा, टोटल वाला लेना होगा तो ऑप्शन अलग आएगा, समझे। अगर टोटल डेप्ट बाय इक्विटी करके करेंगे तो ऑप्शन आएगा 5:3, और लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय इक्विटी करके करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म, आ जाओ बैठ जाओ, आराम से रिलैक्स हो। अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय इक्विटी करके करेंगे तो ऑप्शन आएगा 1:1। बात समझे। अब यहां पर तो क्लियरेंस है नहीं, लेकिन सम्स में करंट लायबिलिटीज भी है, दिख रहा है। तो अगर करंट लायबिलिटीज है तो उसका भी यूज हो जाना चाहिए। यहां आगे लिख रहे हैं, देखना, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या हो जाएगा पता है, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेप्ट हम लोगों का कितना दिया है, 5 लाख, बोलो, और करंट लायबिलिटीज कितना दिया है, 2 लाख। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा 3 लाख, देखा। अब अगर हम लोग ले डेप्ट बाय इक्विटी, फॉर्मूला यही होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो का, डेप्ट बाय इक्विटी। तो हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना निकला, 3 लाख, और इक्विटी भी कितना निकला, 3 लाख। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, 1/1, मतलब 1:1। बात समझे, ऑप्शन सी, ठीक है। और इसमें करंट लायबिलिटीज को इग्नोर करना ठीक नहीं है। टोटल डेप्ट पे निकाल कर, अगर टोटल डेप्ट पे कोई निकालेगा ना, उसका आंसर आएगा 5:3। लेकिन अगर तुम टोटल डेप्ट लोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से तो फिर करंट लायबिलिटीज इररिलेवेंट हो गया। करंट लायबिलिटीज दिया है तो वो लेना जरूरी है, बात समझे। और मैं पिछले दिन भी बोला था कि ऐसा डिबेटेबल या कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन इस बार देने का चांसेस नहीं है आप लोगों का, समझे। और अगर दिया तो उस समय जो भी दिमाग बोले वो सोच के वहां अटेंड कर देना है। 35 नंबर देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑप्शन सी ही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। 36 में बोल रहा है, if gross profit ratio is 12% on cost price and the selling price is 2,24,000, then gross profit will be। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 12% है कॉस्ट प्राइस पे और सेलिंग प्राइस है 2,24,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। देखिए एक बात इसमें मैंने बताया है, ध्यान से समझना। कितना नंबर है ये, 36। देखो यहाँ मैंने कहा है जब भी तुमको कोई फिगर पता ना हो तो उसको 100 मान लोगे। जैसे वो बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट 12% है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और सम्स में कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ नहीं है ना, सम्स में सेल प्राइस दिया हुआ है, ध्यान से देखो, दिखा। तो तुम उस पर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, और कॉस्ट प्राइस सम्स में दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ देखो, जो चीज दिया हुआ ना हो उसको मान लोगे 100। जैसे कॉस्ट प्राइस को हमने मान लिया 100, तो इसके हिसाब से प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 12%, मतलब 12। तो तुम्हारा कॉस्ट में जब प्रॉफिट जुड़ता है ना तब आता है सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 112। देखा। अब देखो बोर्ड पर,
सेल प्राइस का वैल्यू तुमको दिया है सम्स में 2,24,000 दिख रहा है, इसका वैल्यू दिया है। तो हम लोगों को पूछा क्या है, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोग कैसे करेंगे, 2,24,000 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 112 को, मतलब दिस फिगर इज फॉर 112, देन हाउ मच द वैल्यू ऑफ 12, तो जिसका वैल्यू निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दीजिए सॉल्व, आ जाएगा। ये तो हमको दिख रहा है यहाँ पर 112 दो बार में कट जाएगा, 224 दिखा, और 000 है ही है, तो 2000 इंटू 12 अगर करोगे तो 12 दूनी 24,000 आंसर आ जाएगा। हाँ। समझे, ऑप्शन किसमें है, सी, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट 37 नंबर, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो इज। अभी जैसे आपको जब फॉर्मूलाज लिखवाया गया था तो उसमें फिर बाद में ये भी हम लिखवाए थे, देखो एक कैटेगरी बनाए मैंने, कितने टाइप के टोटल रेशियो होते हैं, और उस हेड के अंदर में मैंने सारे रेशियो लिखवाए थे कि किस हेड में कौन कौन सा रेशियो आता है। उसमें आपको ये मिल जाएगा टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो किस कैटेगरी में आता है, तो वो आता है हम लोगों के सॉल्वेंसी रेशियो में, ऑप्शन सी है। समझे, ये भी तुमको याद करना पड़ेगा, जैसे फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं वैसे ही तुमको ये वाला जो है कि किस रेशियो के अंदर कितना रेशियो आता है वो तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखना, फिर मैच द कॉलम है। कॉलम ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, सी नंबर पॉइंट देखो, हाँ सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स पूछा है, बड़ा इजी है, डी नंबर पॉइंट देखो, स्टॉक प्लस डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस कैश प्लस बैंक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब मिलाकर आता है हम लोगों का क्या, करंट एसेट्स। नंबर 3 है करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। और लास्ट नंबर 4 है लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर को हम लोग लॉन्ग टर्म लोन भी बोलते हैं, तो 4 वाला मैच कर रहा है ए के साथ। 39 नंबर है रिजर्व फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, फिर रिजर्व फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया है, एक्चुअल में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये वर्ड होना चाहिए, समझे। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% का, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह अगर निकलता है तो उसके साथ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देना चाहिए इंफॉर्मेशन, समझे। तो ये सेल्स ही लेकर करना होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख का, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60,000 का, और हमसे पूछा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सुने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, 37 है क्या, 39 है, यहाँ देखो 39 नंबर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर निकालना हो तो निकलता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो रिजर्व फ्रॉम ऑपरेशन है ना वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लेकर कर रहे हैं, समझे। 8 लाख है ना, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, 25%, 8 लाख का ही 25% निकालोगे, 8 लाख का 25% निकालोगे 2 लाख आएगा। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, 6 लाख। अच्छा एक बात और बता दें, हम वो रिजर्व फ्रॉम ऑपरेशन नहीं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेकर कर रहे हैं। रिजर्व फ्रॉम ऑपरेशन लेकर भी कैलकुलेशन होगा, फिर वो कैलकुलेशन 1 नंबर का नहीं रहेगा, वो सम्स कम से कम 5 नंबर का बनेगा, बहुत लंबी प्रोसेस होगी फिर, समझ रहे हो मेरी बात। इसीलिए वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, और वो रिजर्व फ्रॉम ऑपरेशन के जगह रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लेना होगा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट किए तो हमको मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सम्स में देखो ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख का, क्लोजिंग है 60,000 का, दोनों को जोड़ दो, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आएगा 80,000 आया। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है बोलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब 6 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कितना निकाले? 80,000 निकला ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके। अब इसको कर लीजिए, कितने बार में जाएगा? 8 सत्ते 56, 7 और 4 आएगा ना, हाँ 7.5। ये टाइम्स में लिखा जाता है, समझे? टाइम्स, ठीक है। अच्छा, किसी को डाउट लगा हो तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये जो 80,000 निकाले हैं ना एवरेज, वो कैसे निकाले? ओपनिंग 1 लाख प्लस क्लोजिंग 60,000 है ना, डिवाइडेड बाई 2 करके आया था कितना? 80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, फॉर्मूला पुट किए, निकल गया, ठीक है। ऐसा सिंपल दे सकता है। और लास्ट एक क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल इज, ये भी फॉर्मूला पूछा है। वर्किंग कैपिटल लास्ट डे डिस्कस किए थे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ये पेपर पूरा कंप्लीट हुआ। एक बार देख लो स्टार्टिंग से, किसी जगह पे और कोई कंफ्यूजन हो फिर से एक बार बता देंगे।